Hello students, very much welcome to today's class. Wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi because गणपति अभी चल रहा है. ठीक है. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को. ठीक है. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द टुडेज क्लास. ओके. तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस मैंने दिया है आप लोगों को, हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो सीडेड पी प्लांट्स सेल्फ. हेटेरोजाइगस का मतलब होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिया भी है, मैं आपको समझा रही हूँ. हेटेरोजाइगस राउंड, तो राउंड को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल आर स्मॉल आर. हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल आर स्मॉल आर है. होमो होता तो क्या होता, कैपिटल आर कैपिटल आर होता. क्लियर है. येलो, राउंड एंड येलो, राउंड हो गया. अब येलो को कैसे रिप्रेजेंट करें, दोनों ही हेटेरोजाइगस है तो येलो को कैसे रिप्रेजेंट करके, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. तो ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये सेल्फ क्रॉस किया गया है, इसको मतलब इसको इसको हम सेल्फिंग करा दिए. उसके बाद जब इन्होंने सेल्फ करवाया तो कितने सेड्स कलेक्ट हुए थे, 800 seeds. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ seeds विद फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव. दैट मींस कितने सीड्स ऐसे पाए गए हैं जो पहला डोमिनेंट और सेकंड जो होगा रिसेसिव होगा. तो अगर हम इसको इसके गैमेट्स बनाएं, अगर तो अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों को सेपरेट कर लिया हमने. तो अगर हम लोग इसकी क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर इस तरीके से, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, इन दोनों की क्रॉस कराएं. दोनों को सेपरेट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना. क्योंकि हमें निकालना है कि कितने सेट्स ऐसे हैं जो पहला डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है. फिर इसको भी सेम उसी तरीके से गैमेट्स निकालेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इसको हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, राउंड को अलग कर दिए और येलो को अलग कर दिए. फिर उसको सॉल्व कराएं. तो पहले इसको हमने गैमेट्स निकाल लिया, इसका गैमेट्स ये हो गया. इसका गैमेट्स क्या है होगा, कैपिटल वाई इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर स्मॉल वाई. ठीक है, क्लियर है. अब अब देखिए टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे होगा, ये तीनों क्या है, राउंड है. दैट मीन्स ये तीनों राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये रिसेसिव है, रिंकल्ड है. तो कितना हुआ, टोटल टोटल कितना हुआ, फिनोटाइप्स 4 हुआ. तो दैट मीन्स नीचे वाला पोर्शन 4 आया. ऊपर कितना है, 1 2 3, 3 राउंड है. उसके बाद एक क्या है, बिल्कुल ही अलग है, रिंकल सीड्स है. तो क्या है, 1/4, कितना हुआ, 3/16. दोनों के केस में यही होगा, है ना. 3/16, उसमें सीड्स कितने कलेक्ट हुए, 800. तो 3/16 इंटू 800 मतलब कितना हुआ, 150. क्लियर है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. चलिए, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए बी एंड डी आर थ्री इंडिपेंडेंट असॉर्टेड जीन्स with the recessive alleles A, B and D respectively. A cross was made between individuals of this genotype and this. इन दोनों के बीच क्रॉस किया जा रहा है. तो बता रहे हैं कि कितने टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, जीरो टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग मिलेंगे. दैट मीन्स इन दोनों का क्रॉस करवाना है. तो क्रॉस करवाना है तो इसके पहले हमने गैमेट्स निकाल लिया. तो इसका क्या होगा, गैमेट्स कैपिटल ए स्मॉल बी और ये कैपिटल डी. इसका क्या होगा, दिस. ठीक है ना. तो ये गैमेट्स हो गए. अब इसके साथ हमें क्रॉस करवाना है, ये दोनों इस तरीके से और ए बी डी, है ना. तो इसके साथ ये होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी. और इसके साथ स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी. क्लियर है ना, वेरी मच क्लियर, है ना. तो उसके बाद दैट मीन्स यही जो, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि कितने जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, तो दिस आर द जीनोटाइप्स. वेरी मच क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसका मतलब ये जो हमने क्वेश्चंस किया, इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, जैसे कि वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, सपोज राउंड हो गया या फिर रिंकल्ड हो गया, है ना. तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वो क्या है, इंडिपेंडेंटली ऑकर होंगे ऑफ द अदर पेयर, या तो वो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली होंगे या इट विल ऑकर इन अ पेयर. Accordingly, the gametes must carry all possible combinations of factors. That means जो gametes form होंगे वो
देखो जो भी गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म हुए या जो भी गैमेट्स हमने इस क्वेश्चन में फॉर्म किया है, उससे ये पता चल रहा है कि गैमेट्स जो है या तो हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को या फैक्टर्स को मिल सकता है। इक्वल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए हर वो कॉमन फैक्टर्स को मिल रहे हैं अगर हम गैमेट्स निकाल रहे हैं। यहाँ भी अगर हमने गैमेट्स निकाला तो हर वो कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमको, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल ही इक्वल होगा। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट मैंडल्स एक्सपेरिमेंट। जो हमने ये जो क्वेश्चंस किया से हमने ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि समराइज्ड फॉर्म में अगर हमने मैंडल्स एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो मैंडल्स का जो दो एक्सपेरिमेंट था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, एक डायहाइब्रिड क्रॉस था। तो अब हम इस टेबल में बता रहे हैं आपको कि रेशियो कैसा होगा, है ना। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर ऐसा हो सकता है राउंड राउंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अगर हम इसकी गैमेट्स निकालेंगे तो गैमेट का फॉर्मूला 2 टू द पावर n दैट इज 1 दैट इज 2 हो गया। 2 क्लियर है। अगर हम लोग ऑफस्प्रिंग निकालेंगे तो दैट मीन्स कितना होगा, 2 टू द पावर 2, है ना, 2 है ना ऑफस्प्रिंग। नंबर ऑफ जाइगोट्स होगा तो कितना हुआ, 4 हो गया। 4 होंगे। ये जीनोटाइप फॉर्म में हमारा कितना आया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, जब हमने इसका गैमेट्स निकाला, जब हमने सल्फिंग की थी उसकी, है ना, तो हमें ये मिला था। उसके बाद जब हम इसका अगर फिनोटाइप देखते हैं तो फिनोटाइप दो था, एक टॉल था एक ड्वार्फ था। जब हमने मोनोहैबिट क्रॉस किया था उसी की समराइज्ड फॉर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। अगर हम जीनोटाइप्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, 3 टू द पावर n, दैट मीन्स 3 टू द पावर 1 हो गया 3। तो जीनोटाइप्स हमें 3 मिला था। तो जीनोटाइप की रेशियो क्या हुई थी, 1:2:1, वेरी मच क्लियर है ना। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1, दैट मीन्स 3 टॉल थे और एक क्या था, ड्वार्फ था। अगर हम टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या मिला था हमें, 1:1। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हमें कितने गैमेट्स मिले थे, 4 मिले थे। फिर इन 4 गैमेट्स को जब हमने सेल्फिंग करवाया था, सेल्फिंग जब गैमेट्स निकाल के सेल्फिंग करवाया था तो कितने ऑफस्प्रिंग निकले थे, जो हमने पुनेट स्क्वायर, रिमेंबर द पुनेट स्क्वायर, जो हमने इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाए थे और फिर जब हमने सेल्फिंग करवाया था तो हमें कितने ऑफस्प्रिंग मिले थे, 16। क्लियर है। फिनोटाइप्स कितना होगा, टू टू स्क्वायर दैट मीन्स 4 होगा। जीनोटाइप्स की बात करें तो 9 जीनोटाइप्स मिले थे। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो 9:3:3:1। अब इसको हम अगर जीनोटाइपिक रेशियो में लिखते हैं तो क्या होगा, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में करवा दिया गया है। प्लीज गो एंड सी द लेक्चर्स, दैट विल क्लियर योर जेनेटिक्स पार्ट। ओके। अब हम बात करते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जो टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे निकलते हैं वो दिखाते हैं आपको। देखिए मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस क्या था, 1:1 था। जब अगर हम लोग डायहाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, F1, जो F1 हमें मिला था उसके साथ हमने इसकी सल्फिंग कराई। तो F1 में हमें क्या मिला था, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसके साथ हमने रेसेसिव वाले को क्रॉस करवाया। जब हमने क्रॉस करवाया दैट मीन्स गैमेट क्या होगा, इसका क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई इसका गैमेट, इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई जो मैंने लिखा है, एंड देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। एंड इसका गैमेट्स क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, उसके साथ हमने क्रॉस किया इसको, ठीक है। तो क्या होगा, दिस विल बिकम, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा। दैट मीन्स ये जितने भी हमने हमारे जो प्रोसेस के रिजल्ट्स मिले हैं इसमें कितना 25% होगा, ये भी 25%, ये भी 25, ये भी 25, मिलके टोटल 100% हो गए। तो अगर हम रेशियो की बात करें, टेस्ट क्रॉस रेशियो की डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो कितना 1/4 1/4 1/4 1/4, दैट मीन्स क्या होगा, ये 4 मान, दैट मीन्स इनका रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1। सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस ऑफ डायहाइब्रिड रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टेस्ट क्रॉस रेशियो, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, एक कैरेक्टर है लेकिन जीन्स काफी सारे हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनमें जो मैंने डेफिनेशन दिया है आपको, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। द डोमिनेंट अलील्स, जिनमें क्या होता है, cumulative effect with each dominant allele expressing a part of functional polypeptide and full trait is shown when all the dominant alleles are present। इसका मतलब क्या है कि जो dominant alleles है
वो क्युमुलेटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। दैट मीन्स ईच डोमिनेंट एलील जो है, जो एक ईच डोमिनेंट एलील क्या एक्सप्रेस करेंगे, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड इज नथिंग बट द प्रोटीन्स। और जो पूरा, अगर जो फुल ट्रेट की बात करेंगे, पूरी ट्रेट जो प्रेजेंट होगी, उसमें क्या होगा, डोमिनेंट अलीज जो है, जब सारे डोमिनेंट अलीज प्रेजेंट होंगे तभी जो है फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड और फुल ट्रेट जो है दिखेगी हमें। क्लियर है? इसका मतलब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का डेफिनेशन है। दैट मीन्स जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे इनमें, उसी को क्या कहेंगे, पॉलीजीन्स। ठीक है? दैट मीन्स वेरी सिंपल वे में अगर जानी जाए तो एक कैरेक्टर जो है इज कंट्रोल बाय मेनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट आप लिख सकते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, दैट इज नॉन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें एग्जाम्पल स्किन कलर की, तो स्किन कलर इट इज कंट्रोल्ड बाय मेलानिन पिगमेंट। हमारा जो स्किन है, हमारा जो कलर, स्किन का जो कलर है, देखो सांवला होते हैं, कोई ब्लैक होता है, वाइट होते हैं, तो हमारे में जो ये मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमारा ये स्किन का कलर हमें दिखता है, मेलानिन हमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फॉरेनर्स की बात करें तो वो इतने ज़्यादा वाइट होते हैं, उनमें मेलानिन बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है उनमें मेलानिन। मेलानिन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो मेलानिन जो पिगमेंट है, इसके कारण हमारी जो स्किन की कलर है वैसा दिखता है ना। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल किसका है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। द प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स। ओके, थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स लाइक नेग्रो, ब्लैक। ओके, जैसे कि कुछ लोग ब्लैक होते हैं, जिसको या तो निग्रो या तो वाइट, अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे, सपोज पेरेंट्स क्या है, एक पेरेंट्स वाइट है, बिल्कुल ही वेरी लाइट है, और एक जो वेरी डार्क है, बहुत ही काला, निग्रो, जो निग्रो के कलर होते हैं बहुत ब्लैक होता है। तो अगर हम इनकी क्रॉस करवाएं, वेरी लाइट है, तो इस तरीके से हमने इसके जीन्स को, आई मीन कैरेक्टर्स को लिए हैं, आप स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल सी, और ये कैपिटल है। तो ये बहुत डार्क है और ये बहुत लाइट है। अब इसके गैमेट्स निकालेंगे तो ए बी सी होगा, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसको अगर हम लोग फर्टिलाइज कराएंगे तो जाइगोट फॉर्म होगा। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। दैट मीन्स ये जो फॉर्म हुआ, ये जो ऑफस्प्रिंग हमें मिला, ये जाइगोट कह सकते हैं, या आप F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग आपको मिल रहा है, दिस इज द इंटरमीडिएट मुलाटो, इसको कहेंगे इंटरमीडिएट मुलाटो। मतलब ये भी कैरेक्टर्स नहीं है, ये भी कैरेक्टर्स नहीं है, बट दैट मीन्स इनमें क्या मिला, इंटरमीडिएट मुलाटो। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर हम लोग मैरिज, इन मुलाटोज, जो मुलाटोज हमें मिला, इंटरमीडिएट मुलाटोज, अगर इनकी हम मैरिज करवा दें, इनकी सेल्फिंग करवा दें, तो हमें क्या मिलेगा, ये इस तरीके से सेल्फिंग होगा। दैट मीन्स अगर हम देखें कि मेंडल का जो वर्क था, वो उन्होंने किस पे काम किया था, बी में 1856 में, और उनका काम पब्लिश कब हुआ, 1865 में। काफी डिफरेंस है ना। उनका वर्क कब तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, टिल 1900, है ना। क्यों? उनका काम जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने नोटिस किया, और कुछ कारण थे जिसके कारण जो है मेंडल के वर्क को साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, कि क्या ऐसा कारण था, उसको देखते हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। कम्युनिकेशन जो था वो इजी नहीं था पहले के टाइम पे, इसीलिए उनका जो काम था वो वाइडली पब्लिसाइज्ड नहीं हो पाया। लिमिटेड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड थे। प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रन नेचुरल सोसाइटी, जिसमें उनका पब्लिश हुआ था इनका काम, जो कि बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन थी, कम्युनिकेशन इजी नहीं था, इस वजह से उनके काम को रिकॉग्निशन 1900 तक नहीं मिला। फिर उनका जो कंसेप्ट था अबाउट स्टेबल अनब्लेंडिंग और डिस्क्रीट यूनिट या फैक्टर्स, बहुत सारे ट्रेड्स के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उसके कोई एक्सेप्टेंस नहीं पा रहे थे, जैसे कि चार्ल्स डार्विन और AR वेलेस, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि इनकी जो वर्क है, जो इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो इन्होंने बायोलॉजी में ले आया है, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो जो तीसरा रीजन जो मैंने कहा, मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू, बहुत ही न्यू कंसेप्ट मेंडल साहब ने लाया बायोलॉजी में। मैथमेटिकल टूल्स को उन्होंने अप्रोच किया, जो बाकी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जब उन्होंने उनके वर्क को रिपीट किया तो उन्हें भी वही सेम रिजल्ट मिला, तब जाके मेंडल के काम को क्या मिला, उनको रिकॉग्निशन मिला। अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट, उस टाइम बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को अनएक्सेप्टेबल था, है ना, मेंडल की वर्क को।
दैट मीन्स उनका काम जो है इट कुडंट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। उनका काम जो है फिजिकल प्रूफ नहीं दिखा। वो मैथमेटिकल प्रूफ बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किस मटेरियल से बने हैं। दैट मीन्स नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, माइटोसिस और मियोसिस। दैट मीन्स जब मेंडल जी ने ये काम किया था, जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, जब उन्होंने पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने जब एनालाइज रिजल्ट्स दिखाया, तो उस टाइम एट दैट मोमेंट उनके पास क्रोमोसोम्स की कोई डिस्कवरी नहीं थी, ना उनका माइटोसिस ना मियोसिस सेल साइकिल के बारे में कुछ भी था। इसी वजह से ये जो फैक्टर्स था वो किस चीज से बने हैं, क्रोमोसोम्स, जीन्स, तो ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ था मेंडल्स के वर्क में। तो अब इनका काम कौन आगे बढ़ाता है, देखते हैं। तब उसके बाद क्या हुआ, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लाया गया। कि ये किसने प्रपोज किया, सटन एंड बॉवेरी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या स्टडी किया, क्लोज सिमिलैरिटी किसके किसके बीच, जो हेरिडिटरी ट्रेट्स थे और जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, हमारा मुझे क्रोमोसोम कहाँ से मिला, मेरे पेरेंट्स से मिला, मेरे पेरेंट्स को कहाँ से मिला, दादाजी से मिला, दादी से। तो इस तरीके से जो है, जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर था, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचते हैं, ये सिमिलरिटी उन्होंने निकाली, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के साइंटिस्ट सटन एंड बोवेरी साहब ने। तो जो फीचर्स है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, वो देखते हैं। लाइक द हेरिडिटरी ट्रेट्स, द क्रोमोसोम्स रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दैट मीन्स जैसा हेरिडिटरी ट्रेट्स, हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है, जो स्ट्रक्चर है, या उसका जो नंबर है, वो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कहाँ से आते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो क्रोमोसोम्स, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास होते हैं। दैट मीन्स द टू नाइदर गेट लॉस्ट नॉट मिक्सड अप। दैट मीन्स जो हमें जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं, जो जनरेशन से जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो या तो गेट लॉस्ट नहीं हो रहे हैं, या तो मिक्स नहीं हो रहे हैं। ये एक यूनिट की तरह, ये जो हेरिडिटरी ट्रेट्स है वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, इट बिहेव एज अ यूनिट। दैट मीन्स जो भी क्रोमोसोम्स और जो जीन्स प्रेजेंट है, जो पेयर्स में हमने अभी तक जो पढ़ा, अभी तक या आगे भी जब भी हम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होते हैं। दैट मीन्स कि जो भी क्रोमोसोम्स और जो जीन्स प्रेजेंट है, दे ऑकर इन से पेयर्स, वो या तो सोमैटिक है या तो डिप्लॉयड सेल्स है, ट्वाइस है। ओके, दैट मीन्स या तो वो ट्वाइस एन नंबर ऑफ सेल्स है। दैट इज बोथ क्रोमोसोम और जो जीन्स जो सेग्रीगेट हो रहे हैं। कब सेग्रीगेट हो रहे हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तब सेग्रीगेशन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब हो रहा है कि जो जीन्स है, दोनों पेरेंट्स से, फादर मदर दोनों पेरेंट्स से जो जीन्स आ रहे हैं, जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तब दोनों पेरेंट्स के जीन्स है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, दैट मीन्स ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड। दैट मीन्स वन या तो दोनों पेयर से ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। सपोज ये देखिए, ये प्योर क्रोमोसोम है, दैट मीन्स कैपिटल टी। इसको कहेंगे हम पेयर्ड कंडीशन ऑफ जीन। ट्वाइस एन दैट मीन्स डिप्लॉयड सेल, ये सोमैटिक सेल कह सकते हैं। और ये इम्प्योर है क्योंकि हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ये हेट्रोजाइगस है। जब इसके मियोसिस होगी, जैसा कि मैंने कहा कि मियोसिस होगा तो रिडक्शन डिवीजन होगा। दैट मीन्स दोनों जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दो गैमेट फॉर्म हुए। दोनों जो, या तो ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट, या तो ओनली ईच ऑफ द पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। इस लाइन का मतलब मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया। ओके, वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स अ गैमेट कंटेन्स सिर्फ वन क्रोमोसोम ऑफ ए टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ ए ट्रेट। दैट मीन्स गैमेट में क्या होता है, या तो एक क्रोमोसोम होता है टाइप, जैसे कि एक्स वाई दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या तो एक्स होगा तो वाई होगा, या टू ऑफ द अलीज, या तो दोनों ऑफ द अलीज ऑफ ए ट्रेट। ओके, द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर्स इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पेयर्ड कंडीशन थी दोनों क्रोमोसोम के जब पेयर्ड हो रहे हैं, या उसको हम कहेंगे क्या, मेंडेलियन फैक्टर्स, वो कब रिस्टोर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है, जब जाइगोट फॉर्म हो रहा है, उस टाइम जो है ये पेयर्ड कंडीशन जो है वापस से रिस्टोर हो जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है।
इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? हंट मॉर्गन। इस साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो इस डायग्राम में ये दिखा गया है कि ये G1 G2 सेल साइकिल के फेज है, ये है ना। ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है, दोनों सैग्रीगेट हो रहे हैं, तब बाइवेलेंट फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इस तरीके से पेयर्ड होगा, बाइवेलेंट मतलब पेयर्ड होंगे। फिर इस फेज को क्या कहेंगे? मियोसिस 1 एनाफेज, या सेकंड वाले को क्या कहेंगे? मियोसिस 2 एनाफेज। एंड दिस इज द जॉर्म सेल्स प्रोड्यूस। अब हम अगर इसको खुद से बना के दिखाएं, देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ये क्या है? पेयर्ड क्रोमोसोम है। जब सेल साइकिल होगा, that means G1 phase. Let me introduce. Okay. So, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, ट्वाइस द नंबर ऑफ सेल्स है, दैट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स। क्रोमोसोम में पेयर्ड होता है। जब सेल साइकिल होगा, दैट मीन्स G1 फेज पे सेल साइकिल हो रहा है, G1S। इस मीन्स क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा क्रोमोसोम का। जब रेप्लिकेट होगा, मतलब रेप्लिकेट मतलब पढ़ना, कॉपीज होना, रेप्लिकेशन मतलब कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। तो दिख रहा है आपको व्हाइट और येलो, व्हाइट और येलो, टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, पेयर्ड बन गए। दैट मीन्स उसके बाद जब मियोसिस होगा, या फिर इस फेज को क्या कहते हैं? एनाफेज 1। दैट मीन्स मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो साइकिल, ये क्रोमेटिड 1, इस तरीके से बाइवेलेंट, इसको कहेंगे बाइवेलेंट क्रोमोसोम फॉर्म हुए, है ना। उसके बाद जब ये म्यूसिस 1 हुआ और जब म्यूसिस 2 हुआ, तब ये पेयर्स दिख रहे हैं इस तरीके से, ये जॉर्म सेल जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 1 2 1 2 दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहा है आपको, व्हाइट येलो। इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है क्रोमोसोम्स को, ठीक है, एक व्हाइट का और एक येलो का। जैसे आपको समझ में आया कि बायोवेलेंट क्या होता है और जॉर्म सेल्स क्या होता है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसी को मैंने विद द डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो हम पहले म्योसिस 1 एनाफेज, म्योसिस 1 एनाफेज में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी हुआ है, उसी को हम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन लॉन्ग ऑरेंज, जो लॉन्ग ऑरेंज ऑफ क्रोमोसोम है, और जो शॉर्ट ग्रीन है, और जो लॉन्ग येलो है, और एक शॉर्ट एंड रेड क्रोमोसोम क्या है? सेम पोल पे है। पोल दिख रहा है आपको, इसको व्हाइट वाले को इसको क्या कहेंगे? दे आर एट द सेम पोल। सपोज अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और येलो को स्मॉल आर से, ग्रीन को कैपिटल वाई से, और रेड को स्मॉल वाई से, ठीक है। तो अगर हम देखें दोनों के केस में, देखते हैं अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी को देखें, जो लॉन्ग ऑरेंज और जो शॉर्ट रेड है, और लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन है, ये भी जो है सेम पोल पे है, ठीक है। तो अगर हम म्योसिस 2, म्योसिस 1 के बाद ये म्योसिस 2 हुआ, तब पहला अगर फेज में देखें तो क्या होगा? ये दिख रहा है ऑरेंज एंड रेड, ग्रीन का सेग्रीगेशन, येलो एंड रेड का, यहाँ पे ऑरेंज एंड रेड का, और यहाँ पे येलो एंड ग्रीन का। दैट मीन्स सेग्रीगेशन आपको दिख रहा है, इस तरीके से सेग्रीगेट हो रहे हैं क्रोमोसोम। उसके बाद तो जॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका क्रॉस होगा, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दोनों के साथ सेग्रीगेट हुआ, ऑरेंज अलग अलग हो गया जॉर्म सेल्स, ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन, येलो रेड, येलो रेड, इस तरीके से जो है गैमेट्स फॉर्म होंगे। दिस इज जॉर्म सेल्स। सेम इन द केस ऑफ सेकंड फेज, म्योसिस 1 एनाफेज में, ऑरेंज रेड अलग अलग हो गए, दैट इज जॉर्म सेल्स, ठीक है। इस तरीके से जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम्स का होता है। अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एज ए मटेरियल, जब हम जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया था, तो इसको एज ए मटेरियल यूज किया था। क्या रीजन था ड्रोसोफिला को ये लिए थे, कोई दूसरा क्यों नहीं लिए थे? क्यों लिए थे बताइए? फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिला है, ये टीनी, बहुत ही छोटा फ्लाई होता है, टिनी फ्लाई होता है, बहुत ही छोटा, जिसकी साइज होती है क्या? 2 mm साइज। जो जैसे कि जो फ्रूट्स पक गए, जैसे कि मैंगो हो गया, राइप हो गया बहुत अच्छी तरीके से, उस फ्रूट्स पे ये ड्रोसोफिला, जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला है, वो उस पे बैठते हैं, ठीक है ना। तो लाइक मैंगो एंड बनाना, जो बहुत ही ज्यादा गल जाते हैं, पकने लगते हैं ना, ज्यादा ओवर राइप हो जाते हैं, उनके ऊपर ये फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला बैठते हैं। तो ड्रोसोफिला को हमने सुटेबल एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्यों बताया?
क्यों? इट इज ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम लेबोरेटरी में। इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पेन, इनका लाइफ स्पेन बहुत ही शॉर्ट है, जैसे कि अबाउट 2 वीक्स। अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो सिंगल मेटिंग होती है, एक ही मीटिंग में कितने हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स इनमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत इजी है, क्योंकि जब भी एक बार मेट कर रहे हैं, 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग दे रहे हैं, तो मेटिंग बहुत ही मेटिंग हो रही है, तो इस वजह से इसको हम लैब में आराम से इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सिंपल सिंथेटिक मीडियम यानी कि फ्रूट, इस मीडियम पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं लैब में। लाइफ स्पेन बहुत कम है, 2 वीक्स के बाद ही मर जाते हैं, वापस से ग्रो होते हैं, कराते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। फीमेल्स जो है इजीली डिस्टिंग्विशेबल, जो फीमेल और मेल जो है हम बहुत आसान तरीके से ये पता कर सकते हैं कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। बाई कैसे? बॉडी का जो लार्जर साइज है और प्रेजेंस ऑफ ओविपोसिटर, दैट मीन्स एग लेइंग। एग लेइंग स्ट्रक्चर किस में होगा? फीमेल में प्रेजेंट होगा, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। इट हैज अ स्मॉलर नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स। इनके पास क्या होते हैं? बहुत कम नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मतलब डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स बहुत कम होते हैं, जैसे कि 4 पेयर्स यानी कि 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन ऑन लो पावर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसको हम लोग लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, सॉरी, ठीक है, क्रोमोसोम्स नहीं, इट कैन बी सीन ऑन लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे जो है मेनी टाइप्स ऑफ, इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस। इनके पास जो जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, इनके पास बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं, जिसके कारण जो है ये माइक्रोस्कोप का बहुत सारे पावर होते हैं, लो होते हैं, मीडियम होते हैं, हाई होता है, तो हम लो पावर पे भी इसको देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एक्सपेरिमेंटल वे में हम जेनेटिक्स में यूज करते हैं। चलिए, इट हैज हेटेरोमॉर्फिक यानी कि hetero मतलब different, that means dissimilar sex chromosomes in the male, that is XY. The transmission of heteromorphic chromosomes can be easily studied from one generation to another. इसका मतलब क्या है? जो हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स है, उनका जो ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे जा रहा है, वो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ट्वाइस एन इक्वल टू 8, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स में, 6 ऑटोसोम्स होंगे तो 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जो कि एक्स एंड वाई। अब देखिए, अगर एक्स एक्स है फीमेल में, तो दैट मीन्स होमोमॉर्फिक है, सेम क्रोमोसोम होगा तो होमो होगा। डिफरेंट होगा, डिफरेंट का मतलब हेटेरोमॉर्फिक हुआ। अब दिख रहा है आपको, एक एक्स है एक वाई है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, एक्स वाई तो अलग अलग है, एक्स एक्स सेम है ना। तो मेल में क्या होगा? एक्स वाई होगा, दैट इज डिफरेंट क्रोमोसोम है, दैट इज हेटेरोमॉर्फिक। फीमेल में क्या होगा? एक्स एक्स होगा, दैट मीन्स सेम क्रोमोसोम है, इसको क्या कहेंगे? होमोमॉर्फिक, है ना। तो आज का क्लास ये था कि एक्सपेरिमेंटल वे में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्यों आया, और मेंडल का वर्क जो काम था उनका बहुत समय तक क्यों पब्लिश नहीं हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, वो क्वेश्चंस आता है। फिर ये ड्रोसोफिला को क्या कारण है हम इसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में यूज करते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, जीन्स कैसे पेयर्ड होते हैं। उसके बाद आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, जो आपको जाके और भी क्वेश्चंस अपने बुक्स में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखिए, जेनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आपको कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, रेगुलर नोट्स मिलेंगे जो आपको नीट के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।